नमस्कार, स्वागत है आप सभी का विक्टर्स टैंक स्टूडियो में और आपके साथ मैं हूं विवेक। आप देखने जा रहे हैं ये भारत की बात है, देश का नंबर 1 शो, इसलिए बराबर कहता हूं कुर्सी की पेटियां जरूर बांध लीजिए। आइए अब आपको दिखाने जा रहे हैं कि कौन कौन सी ऐसी खबरें। और चलिए सबसे पहले आपको उस बड़ी खबर की तरफ लिए चलते हैं और आज की सबसे बड़ी खबर यह है कि पाकिस्तान को झटके पर झटका लग रहा है, लेकिन पाकिस्तानी बाज नहीं आ रहे क्योंकि पाकिस्तान को झटके पर झटका लग रहा है और भारत की जो तैयारी है, भारत का जो मेंटल लेवल है और भारत से जो बयान जा रहे हैं उसको देखकर डर का माहौल है। फिलहाल तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं, पाक का मिसाइल टेस्ट। हालांकि ये दावा पाकिस्तान की तरफ से किया जा रहा है कि उसने एक मिसाइल का टेस्ट किया है और ये जो मिसाइल है अब्दाली मिसाइल है और सतह से सतह पर मार करने में सक्षम है और जो इसकी रेंज है 450 किलोमीटर है। तो फिलहाल पाक का मिसाइल टेस्ट, हालांकि ये भी दावा है। लेकिन ये तो एक अभी दावा है, लेकिन भारत की तरफ से जो तैयारी है उसमें चिंगारी है, आग है धुआं और पाकिस्तान को नेस्त नाबूद करने का पूरा दमखम है। ये आप जो तस्वीरें देख पा रहे हैं, ये मिसाइल है जो रफाल में तैनात की जानी है और ये मिसाइल ये बता देगी पाकिस्तान को उसकी औकात क्या है, क्योंकि ये जब राफेल से जब छूटेगी तो आगे जो दुश्मन है वो तबाह हो जाएगा। फिलहाल ये ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल की बात हम कर रहे थे। अगली तस्वीर मैं आपको दिखाऊंगा। अगली तस्वीर ये राफेल, जिस तरीके से जो गंगा एक्सप्रेसवे है उस पर जब इसने अपने धीमे से पैर रखे और गर्जना के साथ तेजी से आगे हवा को चीरते हुए बढ़ा, उसकी तस्वीरें ये बता रही हैं कि पाकिस्तान कहीं नहीं टिकता, पाकिस्तान में धुआं हो जाएगा। इसके अलावा जो तस्वीर मैं राफेल की दिखा रहा हूं कि जब नाइट में जब ये लैंड किया वो तस्वीरें क्या थी। तो दिन के बाद अब रात की मैं तस्वीरें दिखा रहा हूं, लैंड एंड गो, और किस तरीके से राफेल ने जमीन छुआ और उसके बाद ये फिर से हवा में आगे निकल गया और इसकी शक्ति का अंदाजा लगाइए कि अभी तो आहट है। मैं बराबर कहता हूं कि अभी तो सिर्फ ट्रेलर है, पूरी फिल्म बाकी है। जब पाकिस्तान की तरफ ये निकलेगा तो पाकिस्तान में सिर्फ धुआं ही धुआं नजर आएगा और बर्बादी का आलम नजर आएगा। इसके अलावा तस्वीरें मैं आपको दिखाऊं, सांबा की तस्वीरें हैं जहां आतंकियों की तलाश है और एक ऐसा ऑपरेशन जिसे आप करीब से देखें कि किस तरीके से हमारे सुरक्षा बल लगातार आतंकियों को झटका दे रहे हैं। सांबा सेक्टर में सर्च ऑपरेशन जारी है और आतंकियों की तलाश हो रही है, उन ठिकानों पर दबिश दी जा रही है और ये देखिए किस तरीके से ऑपरेशन होता है। ये सर्च ऑपरेशन हो रहा है और इसमें आतंकियों की तलाश की जा रही है। जैसे ही सूचना मिलती है, जो फोर्सेस हैं वो लगातार इसी तरीके से एक्शन लेते हैं और एक दूसरे को कवर देते हुए आगे बढ़ते हैं। तो फिलहाल ये तस्वीरें सांबा से जहां आतंकियों की तलाश हो रही है। और सांबा के बाद अखनूर से भी तस्वीरें आई, जहां अखनूर में आप देख पाएंगे यहां पर सर्च ऑपरेशन जारी है। हर आने जाने वाले की पड़ताल चल रही है, पेपर्स जांचे जा रहे हैं, गाड़ियों के कागजात जांचे जा रहे हैं और ये तस्वीरें जब सेना ने खुद मोर्चा संभाला है और सर्च ऑपरेशन किया जा रहा है। कहीं कोई आतंकी गतिविधि मिलते ही पूरे ऑर्डर्स हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री ने कह दिया है कि अब खुद ऑर्डर्स देंगे। चलिए इसके बाद की तस्वीरें मैं आपको दिखाता हूं। इसके बाद क्या हो रहा, पाकिस्तान की तरफ चलते हैं। पाकिस्तान ने बच्चों को ढाल बनाना शुरू कर दिया क्योंकि भारत से पाकिस्तान डर गया है और ये तस्वीरें आप देखिए कि बच्चों को ट्रेनिंग दी जा रही है पीओके में और ये ट्रेनिंग ये है कि जब भारत हमला करे तो आपको कैसे बचना है। तो फिलहाल ये ट्रेनिंग दी जा रही है और बच्चों को ढाल बनाया जा रहा है, उनकी सिंपैथी गेन की जा रही है। तो ये तस्वीरें आई हैं जिसे आप देख पा रहे हैं इस वक्त और ये पीओके में सेना, भारतीय सेना के हमलों से बचने के लिए बच्चों को ढाल बनाया जा रहा है। और इसके बाद बीएसएफ ने किस तरीके से गुलबर्ग में सर्च अभियान चलाया और यहां पर आप देख पा रहे हैं जंगलों की खाक छान रहे और जंगलों में भी जो उन मशीनों की मदद से जो मेटल डिटेक्टर हैं, कहीं कोई ऐसा विस्फोटक तो नहीं छुपाकर आतंकियों ने रखा है, इसकी भी पड़ताल चल रही है।
तो गुलमर्ग से ये तस्वीरें देख पा रहे हैं। इसके बाद मैं आपको कुछ और तस्वीरें दिखाने जा रहा हूं। चलिए अगली तस्वीर की तरफ बढ़ते हैं और यहां पर जर्मनी में बर्लिन की सड़कों पर, बर्लिन में जो भारतीय नागरिक रहते हैं उन्होंने प्रदर्शन किया है और बड़ी संख्या थी इनकी, और ये आतंकवाद के खात्मे की बात कर रहे थे, टेरर के पूरे खात्मे की बात कर रहे थे। बर्लिन में भारतीय प्रवासियों का प्रदर्शन और पहलगाम हमले का विरोध सड़कों पर। हम पहुंच गए हैं। दूध मांगोगे खीर देंगे, कश्मीर मांगोगे खीर देंगे। एक तरफ आपने देखा कि किस तरीके से विरोध प्रदर्शन हो रहा, दूसरी तरफ अंगोला के राष्ट्रपति से मुलाकात चल रही है। एस जयशंकर ने बातचीत की। समझिए आपकी भारत अभी भी ऐसे समय में जब दो देशों के बीच में टकराव की स्थिति है तब भी विकास के पथ पर साथ मिलकर आगे बढ़ने की फाइल अदला बदली कर रहा है, यह समझने की जरूरत है। और विश्व में संदेश जा रहा है कि जो भारत है अभी भी नेक रास्ते पर चलते हुए विकास की गाथा लिखने को लेकर अग्रसर है। लेकिन पाकिस्तान में तो डर का माहौल है। पाकिस्तान में क्या हो रहा? तुर्की के राजदूत से शहबाज शरीफ ने मुलाकात की और कहा कि हमें बचा लीजिए, भारत कभी भी हमला कर सकता है। अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की मांग की गई और पाकिस्तानी पीएम शहबाज शरीफ ने तुर्की के राजदूत से मुलाकात की, जिसकी तस्वीरें आप देख पा रहे थे। कि आतंकवाद मानवता के लिए सबसे बड़ा खतरा है। पहलगाम हमले के बाद भारत फुल एक्शन में है। दूसरी तरफ पाकिस्तान की टेंशन बढ़ गई है। हमलों के डर में पाकिस्तानी सेना और नेताओं की नींद उड़ चुकी है। शहबाज दुनिया के देशों के राजदूत से इस्लामाबाद में मुलाकात कर रहे हैं, लेकिन बात बन नहीं पा रही। मुनीर और शहबाज के खिलाफ पाकिस्तान में गुस्सा चरम पर है। मीडिया भी सवाल पूछ रही है। मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि हमारे प्राइम मिनिस्टर मियां शहबाज शरीफ साहब कहां हैं? पाकिस्तान को मुस्लिम देशों का भी साथ नहीं मिल पा रहा। वहीं भारत के कड़े एक्शन ने पाकिस्तान को बर्बादी के कगार पर ला खड़ा किया है। जो आज पाकिस्तान में बैठकर बकवास बक रहे हैं, हम उनसे कहना चाहेंगे कि पाकिस्तान एक फेल्ड नेशन है। तो भारत की डिप्लोमेसी का असर अगर आप समझना चाहते हैं तो जरूरी है कि हमारे साथ कुछ मोटे अक्षरों के साथ समझिए इसे कि किस तरीके से डिप्लोमेसी का असर हो रहा है। भारत के हमले से डर से पाकिस्तान गिड़गिड़ा रहा है, चारों तरफ भीख मांग रहा है। दुनिया भर के देशों से पाक समर्थन मांग रहा है कि हमें समर्थन कीजिए। पहलगाम हमले के सबूत की मांग कर रहा है और हमले को लेकर एक निष्पक्ष जांच की मांग की है। लेकिन दुनिया के तमाम देश पाक से किनारा कर रहे हैं। पाकिस्तान को खाड़ी देशों से बहुत उम्मीद थी, लेकिन पाकिस्तान को यहां भी झटका लगा। शहबाज शरीफ ने खाड़ी देशों के राजदूतों से मुलाकात की है, भारत के खिलाफ इन देशों से सीधे समर्थन मांगा। सऊदी अरब, कुवैत और यूएई के राजदूतों के साथ बैठकें की, भारत पर तनाव कम करने के लिए दबाव डालने को कहा। लेकिन आतंकवाद पर कोई देश पाकिस्तान के साथ खड़ा नहीं है। पाकिस्तान ने अमेरिका से भी मदद मांग डाली। अमेरिका में पाक राजदूत रिजवान सईद ने ट्रंप से गुहार लगाई, लेकिन पाकिस्तान की बात मानने को कोई तैयार नहीं है। तो अब पाकिस्तान जो है अकेला थकेला पड़ गया है। लेकिन ओवैसी ने क्या कहा है, जरा सुनिएगा कि ओवैसी बता रहे हैं कि पाकिस्तान कैसा देश है और आप भी समझ जाइए। मुनीर को कहना चाहेंगे कि सन 47 में हमने फैसला ले लिया कि हम भारत को छोड़कर नहीं जाएंगे। हमने जिना के पैगाम को ठुकराया। भारत ही हमारी सरजमीन थी, भारत ही हमारी सरजमीन है और इंशाअल्लाह भारत ही हमारी सरजमीन रहेगा। वो लोग जो आज पाकिस्तान में बैठकर बकवास बक रहे हैं, हम उनसे कहना चाहेंगे कि तुम इस्लाम को जानते नहीं हो। तुम ऐसे मुल्क में बैठकर जहां पर अंदरूनी तौर पर किसी को महाजिर कहा जाता है, किसी को पठान के नाम से पुकारा जाता है, तुम्हारे मुल्क में इतनी गरीबी है,
कि गरीबी की वजह से लोग आज वहां पर परेशान हैं। अफगानिस्तान से तुम्हारा झगड़ा, ईरान की बॉर्डर पर तुम्हारा झगड़ा है। आज पाकिस्तान में बैठकर लोग इस तरह की अनाप शनाप बकवास बकते हैं। पाकिस्तान एक फेल्ड नेशन है और याद रखिए, ये ताकतें कभी भी भारत को सुकून से रहने नहीं देंगी। आज वक्त है कि हम इनको एक मौसर जवाब दें ताकि हमेशा के लिए ये दहशतगर्दी का ये जहर हमेशा के लिए खत्म होकर रह जाए। तो सबसे बड़ी बात है कि जब ओवैसी समझ गए, ओवैसी भारत से, भारत की जमीन से यह संदेश दे रहे हैं कि भारत जो है जिस काम में लगा है उसके साथ हो जाइए। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। यहां पर शहबाज शरीफ ने किसी राजदूत को नहीं छोड़ा, सबसे बात की, यूएई तक पहुंच गए और वहां भी बात कर रहे हैं और बराबर कह रहे हैं कि भाई हमारी मदद कीजिए। चलिए अब हम आपको बताते हैं कि किस तरीके से ये चीजें हो रही हैं। तो मोदी डिप्लोमेसी के आगे पाक का मुस्लिम कार्ड नहीं चला, इस बात को समझने की जरूरत है। पहलगाम हमले के बाद में ईरान ने मध्यस्थता का प्रस्ताव दिया, लेकिन ईरान ने पाकिस्तान का सीधा समर्थन नहीं किया। उसने खुद को तटस्थ पक्ष के तौर पर सामने रखा। 370 हटाए जाने के बाद ईरान ने चुप्पी साधे रखी थी। ईरान एक शिया देश है, पाकिस्तान सुन्नी बहुल देश है और पाकिस्तान में ईरान को लेकर कोई खास हमदर्दी नहीं। ईरान पाक के लिए भारत से संबंध खराब नहीं करना चाहता और पहलगाम में हमले के वक्त मोदी सऊदी अरब के दौरे पर थे। तो पाक सऊदी अरब को इस्लाम के आधार पर बड़ा भाई कहता है, लेकिन सऊदी अरब और भारत के बीच बहुत ही मजबूत संबंध है। सऊदी अब पाकिस्तान के चश्मे से भारत को नहीं देखता। कश्मीर से अनुच्छेद 370 खत्म होने के बाद वो मौन था। सऊदी अरब भारत की सीधी आलोचना से भी पीछे हटता है। प्रिंस सलमान के विजन 2030 के लिए भारत ज्यादा जरूरी है, इसलिए पाकिस्तान की तुलना में भारत को प्राथमिकताएं मिल रही हैं। इधर यूएई ने सिंधु जल संधि को स्थगित करने की आलोचना की थी, लेकिन उसने पाकिस्तान का समर्थन करने से मना कर दिया। तो यह है भारत और यूएई के बीच की एक मजबूत कड़ी, जिसे हम आपको बताने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन जो हम आपको बताएं कि यूएई भारत के साथ मजबूत आर्थिक संबंध भी बनाए रखना चाहता है। यूएई अनुच्छेद 370 मुद्दे को भारत का अंतरिम ताकत मानता और भारत और यूएई का व्यापार जो है 85 अरब डॉलर से ज्यादा का हो चुका है। उसने अब पाकिस्तान को नजरअंदाज करना शुरू कर दिया। चीन के बाद पाकिस्तान का भरोसेमंद दोस्त तुर्की है। कश्मीर मुद्दे पर तुर्की ने पाक का हमेशा से समर्थन किया और ऐसे में भारत पाकिस्तान में संबंध खराब होने पर तुर्की पाक का यहां पर जो संबंध है वो साफ तौर पर सामने आएगा। पाकिस्तान ने तुर्की से हथियार मिलने का दावा किया था, लेकिन तुर्की ने तुरंत ही इससे इनकार कर दिया। पाक को खुला समर्थन कर तुर्की भारत को नाराज नहीं करना चाहता। भारत और तुर्की का कारोबार तेजी से बढ़ा है और पाक को खुले समर्थन से व्यापारिक रिश्ते काफी प्रभावित हो सकते हैं। तो ये बातें हैं। अब चलिए इस पर जो रक्षा विशेषज्ञ हैं वो क्या कह रहे हैं, संजय कुलकर्णी क्या कहते हैं, ये भी सुनिए। पूरे विश्व भर में पाकिस्तान की जो छवि है एक आतंक के सौदागर की है एंड पाकिस्तान यूजेस टेररिज्म एज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ स्टेट पॉलिसी। इसलिए पाकिस्तान ओआईसी में भी अलग थलग होकर के बैठा है। पाकिस्तान सब जगह जा कर के विनती कर रहा है कि हमारी मदद करो। पाकिस्तान के ऊपर हिंदुस्तान अगले 24 से 36 घंटे के अंदर हमला करने वाला है। बहुत बुखलाया हुआ पाकिस्तान है। तरह तरह के वहाँ से आवाज़ें निकलती हैं। हर कोई कहता है, उनके डिफेंस मिनिस्टर कहता है कि हाँ हम मानते हैं कि पिछले 3 दशक से हम आतंक का सहारा देते आए हैं, हमने आतंक को पाला है, पोसा है, उनका फंडिंग किया है, ट्रेनिंग किया है, पर हमें अमेरिका ने मदद की है। वहाँ पे अब बिलावल भुट्टो कह रहा है कि हमारा एक पास्ट है, हमें शर्म आती है, लेकिन हम यकीन करते हैं कि इस तरह के कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। तो चलिए, एक तरफ संबंधों को मजबूत करने में भारत लगा है, पाकिस्तान गिड़गिड़ा रहा है, लेकिन अटारी वाघा बॉर्डर पर क्या चल रहा है ये तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं। यहां पर ट्रकों की आवाजाही बंद है। आप समझिए, ट्रक सिर्फ सिंबल्स हैं, लेकिन जो आयात और निर्यात भारत और पाकिस्तान के बीच में होते थे इस सीमा से, वो पूरी तरीके से बंद हो गए। और ये जो तस्वीर आप देख पा रहे हैं, ये कॉमर्स मिनिस्ट्री की तरफ से जो गाइडलाइन जारी कर दी गई कि पूरी तरीके से हुक्का पानी बंद की बात की गई है। आइए अब मैं आपको बताता हूं कि कैसे हुक्का पानी पाकिस्तान का बंद करने के लिए पूरी ही टोटी बंद कर दी गई है। ये अब मैं आपको बता रहा हूं। हिंदुस्तान ने बड़ा फैसला ले लिया है। क्या फैसला है कि पाकिस्तान से आयात पर पूरी तरह से रोक लगा दी जाए। पाक से सीधे या किसी दूसरे भी रास्ते से सामान नहीं आएगा। भारत सरकार की कॉमर्स मिनिस्ट्री ने यह आदेश जारी किए हैं और मोदी सरकार का यह फैसला तत्काल प्रभाव से लागू भी हो गया और इसके लिए सरकार ने FTP 2023 की नीतियों में बदलाव किए हैं। FTP को फॉरेन ट्रेड पॉलिसी 2023 के तौर पर भी
जानते हैं और मोदी सरकार ने यह फैसला राष्ट्रीय सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए लिया है। पिछले 9 महीने में भारत ने $448 मिलियन का निर्यात किया था और इस दौरान पाक से मात्र $0.42 मिलियन का आयात किया था, जिसका मतलब यह हुआ कि महंगाई से पाकिस्तान की कमर टूट जाएगी, क्योंकि पाकिस्तान को दूसरे देशों से सामान मंगाने में महंगा पड़ेगा। चाय हो, रबर हो, चीनी हो, इसके अलावा भी हम आपको बताते हैं कि कॉफी, उर्वरक, सब्जियां, प्लास्टिक, पेट्रोलियम, ऑटो पार्ट्स। भारत ने बंदरगाह पर भी बड़ा एक्शन ले लिया है। यहां पर भारत ने बंदरगाह पर पाकिस्तान की एंट्री प्रतिबंधित कर दी है। पाकिस्तानी झंडे लगे सभी जहाजों पर यह पाबंदी रहेगी। जलमार्ग मंत्रालय का यह फैसला तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है। भारतीय जहाज भी पाकिस्तान के बंदरगाह पर नहीं रुकेंगे और पाकिस्तान के साथ सभी चिट्ठी पत्री पर रोक लग गई है। यानी कि सरकार ने पाक के लिए सभी डाक सेवाएं बंद कर दी हैं और पाक के लिए मेल और पार्सल सेवाएं अब जारी नहीं रहेंगी। मतलब यह हुआ कि हवाई और जमीनी मार्ग से भी डिलीवरी नहीं होगी, आदान प्रदान नहीं होगा। तो चलिए अब हम आपको बताते हैं इतना बड़ा कड़ा एक्शन, लेकिन सुनना जरूरी है कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या कहा है। हम एक मत है कि आतंकवाद मानवता के लिए सबसे बड़ा खतरा है। पहलगाम में हुए आतंकी हमले में मारे गए लोगों के प्रति राष्ट्रपति लॉरेंसो और अंगोला की संवेदनाओं के लिए मैं उनका आभार व्यक्त किया। We are committed to take firm and decisive action against terrorists and those who support them. We thank Angola for their support in our fight against cross-border terrorism. तो लगातार आतंकियों की तलाश जारी है कि आतंकियों को क्या आसमान निकल गया, जमीन निकल गई। लेकिन फिलहाल ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, ये दुखद तस्वीर जब 22 तारीख को आतंकियों ने निहत्थे लोगों पर गोलियां बरसाई, 26 लोगों की जान ले ली। तो एक दुखद घटना, लेकिन आतंकी जो हैं छोड़े नहीं जाएंगे, उनकी तलाश लगातार जारी है। और ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये कोलंबो एयरपोर्ट की हैं, जहां पर सघन तलाशी अभियान ली जा रही है। इस खबर के मायनों को भी हम जरा आपको समझाते चलते हैं। उसके बाद जो स्थिति है, किस तरीके से ये बातें आगे बढ़ती हैं, चलिए हम आपको बताते हैं कि जो श्रीलंका में, जो कोलंबो में आपने तस्वीरें देखी, अब देखिए कि पहलगाम से 2700 किलोमीटर दूर चेन्नई है। यानी कि शक ये हुआ, खबर ये आई कि जो आतंकी हैं, कुछ संदिग्ध हैं, उन्हें देखा गया है। तो पहलगाम से चेन्नई की दूरी है 2700 किलोमीटर और चेन्नई से कोलंबो की दूरी है 849 किलोमीटर। तो कुल मिलाकर इतना सफर इन्होंने तय किया। लेकिन कैसे किया, इसकी जांच की गई और जब जांच की गई तो यह पता चला कि जो संदिग्ध थे उनकी तलाश हुई और तलाश में यह पता चला कि नहीं, अभी पूरी तरीके से यह बात प्रूफ नहीं हो पाई है। लेकिन मैं आपको बताता चलता हूं कि पहलगाम हमले के संदिग्धों को कोलंबो में तलाशा गया। 6 संदिग्ध जिनके बारे में सूचनाएं थी, कोलंबो एयरपोर्ट पर उनकी तलाशी ली गई और भारतीय एजेंसियों के इनपुट के बाद यह तलाशी अभियान चलाया गया। यहां बंडारा नायके इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर यह सर्च ऑपरेशन चलाया गया। चेन्नई से श्रीलंकन एयरलाइंस की उड़ान से कोलंबो जाने का दावा था। एजेंसियों को इनके प्लेन में सवार होने की सूचना मिली थी। भारत के अलर्ट के बाद एयरपोर्ट पर सर्चिंग अभियान चला। श्रीलंका ने चेन्नई से आ रहे विमान की अचानक जांच कर दी। सुरक्षा बलों ने विमान को घेरा, उसकी तलाशी ली और जांच के बाद विमान को वहां से रवाना किया, यानी टेक ऑफ कर दिया। सुरक्षा कारणों से अगली उड़ान में देरी हुई, ताकि जो लोग थे वो जानना चाह रहे थे। कई घंटों की गहन जांच हुई, कोई संदिग्ध वहां नहीं मिला। तो ये जानकारी सामने आई पहले खबर के तौर पर और इसके बाद ये। चलिए वहां के जो लोग हैं वो क्या कह रहे हैं, उसके बारे में भी हम आपको बताते हैं कि लोगों ने क्या कहा, ये जरा सुनिए। देश ने ये कदम उठाया है कि भाई हम इनसे इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिल्कुल बंद कर देंगे पाकिस्तान से। ये बहुत बढ़िया काम किया है गवर्नमेंट ने और इससे हमारे को कोई नुकसान नहीं है, क्योंकि ये सब प्रोडक्ट्स हम बाहर से, दुबई से और कहीं से भी, वहां पर भी ये ओरिजिनल पैदा होते हैं, तो वहां से लेंगे। पाकिस्तान का सब बिल्कुल बायकॉट कर रहे हैं, तो कोई हम उनका कोई सामान नहीं बेचेंगे। तो क्या लगता है सर, अगर थोड़ा बहुत नुकसान भी होगा हमारे को, तो वो हम वेयर करने के लिए तैयार हैं, पर देश के लिए सर हम खड़े हैं। हम नहीं चाहते कि पाकिस्तान का कोई भी माल, ड्राई फ्रूट जो भी है, हमारे जम्मू में और सारे हिंदुस्तान में नहीं आना चाहिए। और हम प्रधानमंत्री जी का बहुत शुक्रिया अदा करते हैं जिन्होंने इतना बड़ा कदम उठाया। समय आ गया है, पूरा वर्ल्ड जो है पाकिस्तान से नंगा हो और पाकिस्तान की आर्थिक स्थिति तो खत्म हो ही,
लेकिन पाकिस्तान जो है नक्शे में भी खत्म होना चाहिए। वो बहुत अच्छा निर्णय है भारत सरकार का। जब तक पाकिस्तान आतंकवाद को समाप्त नहीं कर देता, बंद नहीं कर देता, तो भारत को कोई संबंध रखना ही नहीं चाहिए। कुछ तो सीख मिलनी चाहिए पाकिस्तान को, वो आतंकवाद को बढ़ावा देता है और हम बहुत अच्छा निर्णय लिया है हिंदुस्तान ने और हमारे देश के प्रधान सेवक श्री नरेंद्र मोदी जी ने। जितना ज्यादा परेशान हम पाकिस्तान को कर सकें वो सबसे अच्छा होगा। बहुत अच्छा कदम है, बहुत साहसिक कदम है और इससे भी कड़े कदम उठाने चाहिए। जब युद्ध की स्थिति में है तो निश्चित व्यापारिक संबंध भी खत्म होने चाहिए और आर्थिक संबंध भी खत्म होने चाहिए। बहुत सही किया, ईंट का जवाब पत्थर से ही देना चाहिए। जब तक ये आतंकवाद और ये ट्रेड एक साथ नहीं चलना चाहिए। आप कहते हैं वार्ता और आतंकवाद एक साथ नहीं, मैं कहता हूँ ट्रेड भी नहीं चलना चाहिए। इनके साथ हर एक संबंध तोड़िए। सरकार ने जो करा बहुत अच्छा किया है। अभी तो आयात निर्यात हुआ, पानी भी होगा, अभी पता नहीं क्या क्या बंद होएगा इनका, क्योंकि उनकी नीति जिस तरह की चलती आई है और नीति खराब थी तो वही है। क्या हमारा कसूर क्या था जो 28 आदमी को मार दिया, यही है। तो जैसी उनकी नीति है वैसे ही काम होने जा रहा है और आगे आने वाले टाइम में भी और भी होने वाला है काम। पहलगाम में जो हुआ दिल मानता नहीं उसे भूल जाने को, और हाथ खोल दो तुम वीरों का अब महायुद्ध हो जाने को। तो प्रधानमंत्री मोदी के एक्शन को पूरी जनता का समर्थन है और पानी और महंगाई से लड़ता पाकिस्तान यहां से मिसाइल परीक्षण का दावा कर रहा है, जो खुद में हास्यास्पद बात है। इसकी हंसी और खिल्ली जितनी उड़ाई जाए वो भी कम है। आइए मैं आपको बताता हूं कि जिस तरह से पाकिस्तान ये धमकियां दे रहा है, गीदड़ भपकी दे रहा है, आखिर उसकी मंशा क्या है। क्योंकि जो तैयारी है, आपने देखा कि बच्चों को ढाल बनाकर वो एक्शन की तैयारी कर रहा है। तो पाकिस्तान के मिसाइल परीक्षण का दावा पाकिस्तान ही कर रहा है और इस मिसाइल का नाम अब्दाली वेपन सिस्टम बताया गया है। कहना है कि परीक्षण इंडस एक्सरसाइज के तहत हुआ है और भारत के हमले के खौफ में पाकिस्तान युद्धाभ्यास कर रहा है। परीक्षण की गई मिसाइल की जो रेंज है वो तकरीबन 450 किलोमीटर बताई जा रही है, जो कि सतह से सतह तक हमला करने वाली लंबी दूरी की मिसाइल है और ये अपने साथ 500 से 700 किलोग्राम हथियार ले जा सकती है। न्यूक्लियर और पारंपरिक हथियार ले जाने में यह सक्षम है। इसमें आधुनिक नेविगेशन और गाइडेंस सिस्टम लगा हुआ है। मॉडर्न नेविगेशन तकनीक के लिए जांच के लिए परीक्षण हुआ है। यह भी कहा जा रहा है कि परीक्षण का मकसद सैनिकों को युद्ध के लिए तैयार रखना। फिलहाल पाकिस्तान को भारत के हमले का खौफ सता रहा है। तो इस खौफ के बीच में प्रफुल्ल बख्शी, जो कि हमारे रक्षा विशेषज्ञ हैं, उनका भी कहना है कि यह तो पाकिस्तान का दावा है। फिलहाल रक्षा विशेषज्ञ की सुनिए। पाकिस्तान नहीं मान रहा, टेररिज्म को सपोर्ट कर रहा है, टेररिज्म के को मदद कर देकर उसको ही पनपा कर पाकिस्तान की आर्मी ने उसे पाल कर अब पहलगाम का जो हादसा किया है। तो इस सारे की सब चीज़ को मद्देनजर रखते हुए और दुनिया भी भारत के सपोर्ट में है कि आप इस टेररिज्म को के खिलाफ आवाज़ उठाओ, सब बात कर रहे हैं। तो फौज है जब पहुंच भी गई है, इसको किया है, तो उनको अपना दिखाना भी पड़ता है कि भैया हम कार्यक्रम कर रहे हैं। उनको लिमिटेड अमाउंट ऑफ एम्यूनिशन है, उसको फायर करेंगे 15 राउंड यहाँ 15 राउंड यहाँ, ये करते रहेंगे। ये इनका नियम होता है ताकि दुश्मन को भी पता चल जाए हम यहाँ हैं और सतर्क रहें और देश को पता चल जाए कि उनकी फौज जो है। अब यही चीज़ बड़ी सुर्खियों में होगी, भारत हमला कर रहा था, हमने हमला को नाकाम किया, ये वो कर सुर्खियां निकलेगी। उसको करने के लिए कुछ तो करना पड़ता है। तो यहां पर मुल्ला मुनीर और शाहबाज की गिदड़ भपकी के बीच में खुद घुटनों पर गिरे हुए हैं। यहां पर आप देख पाएंगे कि चीनी राजदूत के साथ शहबाज शरीफ ने मुलाकात की, बातचीत की और कहा कि हमें अंतर्राष्ट्रीय सहयोग दी जाए। तो इस्लामाबाद में यह मुलाकात हुई है, चीनी राजदूत से शहबाज शरीफ की मुलाकात, जिसमें साफ तौर पर शहबाज शरीफ ने कहा कि हमें अंतर्राष्ट्रीय सहयोग चाहिए, भारत को रोकना चाहिए। लेकिन एक और खुलासा करने जा रहे हैं, एक सीक्रेट डील की बात की जा रही है। ये S-400 है और इसकी ताकत कई गुना ज्यादा है और इसी सीक्रेट डील के डेटा की बात चल रही है कि क्या चीन शेयर करेगा पाकिस्तान के साथ डेटा। तो ये सबसे बड़ी बात है। तो सबसे बड़ी चीज ये है कि S-400 जिसकी मारक क्षमता कई गुना ज्यादा है, क्या ऐसी डील को लेकर के चीन तैयार हो जाएगा? चलिए आइए आपको मैं बताऊं कि भारत के S-400 मिसाइल सिस्टम से पाकिस्तान जो है वो डरा हुआ है। पाकिस्तान ने अपने F-14 को ग्वादर में छिपा दिया है। F-16 को भारतीय सीमा के नजदीक ऑपरेट करने पर S-400 मिसाइल सिस्टम के रडार आसानी से उसे डिटेक्ट कर लेंगे। इससे फाइटर जेट F-16 को खतरा होगा, साथ ही अमेरिका भी पाकिस्तान पर नाराज हो जाएगा। अमेरिका ने शर्तों के साथ दिया है F-16 और इसका इस्तेमाल सिर्फ आतंक के खिलाफ हो सकता है।
रूस भारत के साथ चीन के पास S-400 एयर डिफेंस सिस्टम है और दावा है कि पाकिस्तान ने चीन के साथ एक सीक्रेट डील की है। चीन पाकिस्तान के साथ S-400 का डेटा शेयर कर सकता है। युद्ध की स्थिति में यह जानकारी भारत के खिलाफ इस्तेमाल हो सकती है और ऐसा अगर हुआ तो भारत की रक्षा रणनीति को झटका लग सकता है। भारत पाक तनाव के बीच चीन ने रूस से S-400 खरीदा। इसकी डील काफी पहले हुई थी, सप्लाई अब जाकर हुई है और भारत ने S-400 कहां तैनात किए इसका खुलासा नहीं हुआ है, लेकिन चीन और पाकिस्तान की सीमा पर इसकी तैनाती का दावा किया जा रहा है। इतना ही नहीं, पाकिस्तान ने चीन से 40 VT टैंकों की मांग की है। शहबाज ने चीन के राजदूत से मुलाकात की, इसका ऑर्डर दिया है और भारत के साथ जमीनी जंग में उनके टैंक मुकाबला नहीं कर पाएंगे, यह शहबाज को पता है। और इसी के बाद पाकिस्तान ने करीब चीन को 4 टैंक का ऑर्डर दिया है। अपने दोस्त को कहा है कि हमें 4 टैंक दिए जाएं। चलिए, उसके बाद मैं आपको बताता हूं कि यह सिर्फ तो एक तस्वीर है, सीक्रेट डील की बात है, लेकिन मैं आपको जो तस्वीरें दिखाना जा रहा हूं, ये जो परीक्षण है उसकी जरा तस्वीर देखिए। यहां पर आप ब्रह्मोस NG को देख रहे हैं और ब्रह्मोस जो है मेड इन इंडिया है और किस तरीके से ये फायर करता है, कैसे दुश्मनों के अड्डों को पूरी तरह से निस्तनाबूद करता है, इसकी तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। और उसके बाद की जो तस्वीरें हैं मैं आपको दिखा रहा हूं, क्योंकि पाकिस्तान सतह से सतह पर मार करने की क्षमता वाले मिसाइलों की बात कर रहा है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि हमारे पास जो मिसाइल है, भारत के पास जो मिसाइल है, वो मिसाइलें नभ से, जल से, थल से हर जगह एक्शन ले सकती हैं। चलिए, मैं आपको बता रहा हूं कि भारतीय सेना जल्द ही घातक हथियारों से लैस होगी। वायुसेना और नौसेना में ब्रह्मोस NG तैनात किए जाएंगे। ब्रह्मोस NG का मतलब ब्रह्मोस का नेक्स्ट जनरेशन मिसाइल है और राफेल विमानों में ब्रह्मोस NG सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल तैनात होगा। तो यह मिसाइल दुश्मन पर सटीक और विध्वंसक वार करने में सक्षम होगा। इससे भारतीय सेना की रणनीतिक स्वतंत्रता और भी मजबूत हो जाएगी। ब्रह्मोस NG जुड़ने से एक स्ट्रैटेजिक स्ट्राइक प्लेटफॉर्म बन पाएगा। तो एक ब्रह्मोस से पूरे पाकिस्तान में निशाना साधा जा सकेगा। इससे पाक के किसी भी सेंटर पर निशाना साधा जा सकेगा। लेकिन ये मिसाइल जो कमांड और टारगेट पर निर्भर करता है, इसे भारत से टारगेट को फिक्स कर हमला किया जा सकता है। सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का हल्का और एक उन्नत वर्जन है। ब्रह्मोस NG की गति जो है 4170 किलोमीटर प्रति घंटा है। मारक क्षमता 290 किलोमीटर है। इसका वजन है 1.5 टन, मात्र 1.5 टन, जो इस मिसाइल को कॉम्पैक्ट बनाता है। और ब्रह्मोस NG दुश्मन के रडार में पकड़ में भी नहीं आता। राफेल, तेजस, मिराज, सुखोई में इसका बखूबी इस्तेमाल हो सकता है। एक फाइटर जेट पर 2 मिसाइलें एक साथ लोड की जा सकती हैं। तो ये ब्रह्मोस के बारे में एक जानकारी हम आपको दे रहे हैं। चलिए, उसके बाद हम आपको बता रहे हैं, जो रक्षा विशेषज्ञ हैं उनकी बात आपने सुनी, लेकिन पॉलिटिकल भी जरा सुनिए कि कांग्रेस क्या कह रही है और बीजेपी का जवाब कैसे मिल रहा है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने ये स्पष्ट कर दिया है कि भारत के ऊपर जो आंख उठा के देखेगा उसको एक करारा जवाब दिया जाएगा। समय और स्थान ये भारत की सेना तय करेगी और जो कायराना हमला भारत के ऊपर हुआ है उसका ऐसा जवाब दिया जाएगा जैसे उनको कभी सोच भी नहीं सकते थे। तो राज्यवर्धन सिंह राठौर जो कि सेना में अपनी सेवाएं दे चुके हैं, लेकिन मजबूती के साथ कह रहे हैं कहीं भी पाकिस्तान नहीं टिक पाएगा। चलिए, तस्वीरें आपको मैं दिखा रहा हूं मुल्ला मुनीर की और शहबाज की। दोनों की टेंशन यहां पर बढ़ गई है और बहुत ही परेशान है। नींद नहीं आ रही है क्योंकि भारत से जो गोलियां चलेंगी उन गोलियों के खाने का डर है। चलिए, तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं कि किस तरीके से जो एक एक्शन होना है वो उस बात से ये लोग घबराए हुए हैं। और मुल्ला मुनीर हो चाहे कोई भी राजनेता हो, सभी ने अपने परिवारों को कहीं और शिफ्ट कर दिया। पहलगाम आतंकी हमले के बाद जो बॉर्डर पर है वो टेंशन है। पाकिस्तान को भारत के हमले का डर सता रहा है। पीएम शहबाज हो, सेना प्रमुख मुनीर हो, सख्त बयान दे रहे हैं, लेकिन जनता सेना और सरकार पर सवाल खड़े कर रही है। अमेरिकी मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक युद्ध को लेकर पाकिस्तान के लोग डरे हुए हैं। जनता कह रही है कि हमें गोली नहीं रोटी चाहिए। सरकार और सेना जनता के साथ धोखा कर रहे हैं। जनता महंगाई और बेरोजगारी से परेशान है, लेकिन पाकिस्तान की आर्मी युद्ध की स्थिति पैदा कर रही है। पाकिस्तान के जो छात्र और युवा हैं खुद मान रहे हैं कि पाकिस्तान पहले जितना मजबूत नहीं है। आर्थिक और राजनीतिक अस्थिरता से मुल्क कमजोर हुआ। राजनीति में सेना की दखलंदाजी से युवा खुश नहीं हैं। बड़ी संख्या में पाकिस्तान युवा देश छोड़ने का सपना देख रहे हैं। कह रहे हैं यहां बहुत मुश्किल है, नौकरी नहीं है, संसाधन नहीं है। भारत के सख्त फैसलों ने पाकिस्तान की मुश्किलें बढ़ा दी।
सिंधु जल समझौता रद्द होने से 17 करोड़ लोग प्रभावित होंगे। सिंध पंजाब में 20 से 30% फसल उत्पादन में कमी आ सकती है और कराची, लाहौर जैसे शहरों में तो पेयजल का संकट बढ़ जाएगा। 2025 के अंत तक 74% पाकिस्तानी भूखमरी के कगार पर पहुंच जाएंगे। जीडीपी 2.6% की उसमें कमी हो सकती है तो पाकिस्तान का पूरा नेचर ही बदल जाएगा। चलिए, और जो पाक ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट हैं वो क्या कह रहे हैं, सुनिए। पीओजे के जो नागरिक हैं वो भारतीय हैं और गिलगित बल्तिस्तान के जो नागरिक हैं वो भारतीय हैं, पाकिस्तान के कब्जे में हैं। ये जो लोग ट्रेनिंग ले रहे हैं ये वो दहशतगर्द हैं जिनको सीरिया से और दूसरे मुल्कों से यहाँ पे इंपोर्ट किया गया है, इराक से। आईसिस के टेररिस्ट हैं जो यहाँ पे जहादियों को ट्रेनिंग दे रहे हैं और पीओजे के लोग इस जंग में न्यूट्रल हैं। इससे ज्यादा और बिटवीन द लाइंस हम मैसेज नहीं दे सकते इंडिया को। तो मुल्ला मुनीर की बात हो रही है। मुल्ला मुनीर को नींद नहीं आ रही है। बड़े बड़े लंबे लंबे चौड़े चौड़े भाषण दिए, लेकिन अब तो नींद नहीं आएगी। यहां पर अपने कमांडरों के साथ बैठक करने पहुंच गए और डर इतना सता रहा है कि कब एक्शन भारत की तरफ से हो जाएगा। जखसाई तो हो रही है, थू थू हो रही है, लेकिन मुल्ला मुनीर जो है वो लगातार कोशिश कर रहे हैं। तो हम आपको बता रहे हैं कि किस तरीके से जो मुल्ला मुनीर हैं उनकी मुश्किलें यहां पर बढ़ गई हैं। चलिए, अब हम आपको बताते हैं कि भारत के जो संभावित हमले हैं उनको लेकर पाकिस्तान डर गई है। आर्मी चीफ असीम मुनीर ने कोर कमांडर्स के साथ बैठक की। रावलपिंडी में इस बैठक का आयोजन किया गया। मुनीर के चेहरे पर तनाव था। मुनीर ने कहा, पाकिस्तान की सेना मातृभूमि की रक्षा करेगी। सेना लोगों के साथ पूरी तरह से एकजुट है। भारत की उकसावे वाली कार्रवाई से टेंशन बढ़ता जा रहा है और भारत के एक्शन का जवाब जरूर दिया जाएगा। मुनीर ने सिंधु जल समझौता तोड़े जाने पर चिंता जताई। मुनीर और दूसरे सैन्य अधिकारी भारत पर बयान दे रहे थे, लेकिन उनके चेहरों की हवाइयां उड़ी थी। मुनीर के चेहरे पर तनाव दिख रहा था। शायद उन्हें भारत की जवाबी कार्रवाई का डर है। आतंकी हमले के बाद पीएम मोदी ने सख्त बयान दिया। भारत की तैयारी ने पाकिस्तानी सेना को बैकफुट पर ला खड़ा किया है। तो पाकिस्तान बैकफुट पर है और जो पाकिस्तानी पत्रकार हैं वो कैसे इसे देख रहे हैं ये भी सुनिए। जी सर, मैं सैयद ज़फ़र हुसैन मेरा नाम है सर। दुनिया न्यूज़ से मेरा ताल्लुक़ है। मेरा सवाल जनाब डिप्टी प्राइम मिनिस्टर साहब से है। सर, आप पॉलिटिशियन हैं, एक पॉलिटिकल क्वेश्चन भी हो जाए। सर, गुज़िश्ता 1-1.5 हफ्ते से सारी सिचुएशन चल रही है। मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि हमारे प्राइम मिनिस्टर मियाँ शहबाज शरीफ साहब कहाँ हैं? वो कहीं हमें फ्रंट पे नज़र नहीं आ रहे। वो कौम के लीडर हैं, वज़ीर आज़म हैं। क्या उन्हें नहीं चाहिए कि वो फ्रंट पे आके फ्रंट से कौम को लीड करें, कौम को इत्मीनान मिलें और कोई कौम से खिताब कर लें, बताया जाए कि क्या हो रहा है, क्या हुकूमत करना चाह रही है। सारी सिचुएशन को डील करने के लिए एक मुल्क से ये जंग का मामला है, कोई छोटा इशू नहीं है। फिर आपने ये कहा कि करारदाद सेनेट ने पास कर ली है, ये कौम की आवाज़ है। मैं ये पूछना चाहूँगा, क्या 15-20 सेनेटर्स की मौजूदगी में करारदाद की मंजूरी को कौम की आवाज़ करार दिया जा सकता है? तो सवाल का जवाब कहां से देंगे मुल्ला मुनीर और शहबाज शरीफ? वो तो मीटिंग कर रहे हैं, वो तो पैर हाथ जोड़ रहे हैं कि कोई बचा लो भारत के आक्रमण से, लेकिन ऐसा नहीं हो पाएगा। लेकिन जो तस्वीरें आई उसकी तरफ मैं आपको लिए चलता हूं। नदियां सूख गई हैं। जिस तरीके से ये हमला सिंधु जल समझौता जैसे ही रद्द हुआ उसके बाद से कुछ ऐसी तस्वीरें आई। 29/4/2025 यानी कि 29 अप्रैल की ये तस्वीरें, और जबरदस्त यहां एक्शन हुआ है। इसके बाद की तस्वीर मैं आपको दिखाता हूं। ये तस्वीर आप देख पा रहे हैं, ये पाकिस्तान के रक्षा मंत्री हैं और ये बराबर ये धमकियां दे रहे हैं, अभी भी धमकियां दे रहे हैं कि भाई अगर आपने जल रोका तो हम हमला कर देंगे। तो ये एक गीदड़ भभकी जो है वो गीदड़ भभकी काम नहीं आने वाली है और कोशिश इस बात को लेकर के है कि किस तरीके से पाकिस्तान की आवाम की आंखों में धूल झोंका जाए। और कुल मिलाकर पाकिस्तान ये चाहता है कि उन जो गीदड़ भभकियां दे रही है उसे भारत डर जाए। भारत ऐसा नहीं है कि भारत डरेगा इससे। चलिए मैं आपको बताता हूं, सिंधु जल संधि पर फिर पाकिस्तान बौखला गया है। पाक के रक्षा मंत्री ने भारत को युद्ध की धमकी दे दी। कहा अगर भारत ने पानी रोका हमला कर देंगे, पानी रोकने वाले बांध को हमला करके नष्ट कर देंगे। यह पाकिस्तान के ख्वाजा आसिफ ने गीदड़ भभकी वाला वीडियो उन्होंने दिया और इस दौरान उन्होंने पानी रोकने को युद्ध की कार्रवाई बताया। सिंध का पानी रोके जाने से पाकिस्तान में हाहाकार मच गया। पाकिस्तान में फसलें सूखने की कगार पर पहुंच गईं।
सिंधु नदी के जल पर ही पाक का 90% किसान निर्भर है। पहलगाम अटैक के बाद भारत ने सिंधु समझौता तोड़ा था और इसके साथ ही पाकिस्तान का पानी बंद कर दिया। पानी बंद होने से पाकिस्तान में खाद्य संकट गहराने लगा है और इसकी वजह से पाकिस्तान में महंगाई तेजी से बढ़ने लगी। अब हम आपको बताते हैं कि किस तरीके से ये चीजें आगे बढ़ती हैं, लेकिन तस्वीरें आप जरा देखिए। वहां के लोग, वहां के किसान किस तरह से हलकान है और पानी के लिए त्राहिमाम मचा है। सब्जियां महंगी हो गई हैं, टमाटर महंगे हो गए, प्याज महंगे हो गए और हो सकता है कि गृह युद्ध जैसे हालात हो जाएं। लोग परेशान हैं, लेकिन जो लोग हैं वो पाकिस्तान की आवाम जो है वो सरकार से सवाल पूछ रही है कि ऐसा आपने क्या कर दिया कि भूखमरी का जो संकट है वो हमारे सामने पैदा हो गया। लेकिन ये पूरी लिस्ट हम आपको बताएंगे कि किस तरीके से जो पाकिस्तान है वो अभी घुटनों पर है। अब जरा देखिए, आलू जो कि सबसे ज्यादा जरूरत है, सब्जियों का राजा है, 120 रुपए प्रति किलो पाकिस्तान में बिक रहा है। प्याज 100 रुपए प्रति किलो है। इसी तरीके से अगली सब्जी का नाम है, सब्जी नहीं इसे वो लोग सब्जी मानते हैं, एक अंडा जिसकी कीमत 40 रुपए हो गई है। मटन की बात करें 2000 रुपए प्रति किलो है। चिकन की बात करें 1100 रुपए प्रति किलो। खीरा लेने जाएंगे पाकिस्तानी 100 रुपए प्रति किलो। 2 नींबू 1000 रुपए का आता है। लौकी 110 रुपए प्रति किलो। ब्रोकली लेने जाएंगे 1000 रुपए प्रति किलो है। लाल मिर्च लेने जाएंगे तो 8000 रुपए प्रति किलो है। शकरकंद भी 5000 रुपए प्रति किलो है। तो यह है पाकिस्तान की दशा। अब जरा सुनाते हैं फारूक अब्दुल्ला क्या कह रहे हैं, क्योंकि भारत की तरफ से जो आवाजें आ रही हैं, भारत के समर्थन में आवाजें आ रही हैं, उसे सुनना जरूरी है। इस इंडस्ट्री की फिर से देखना पड़ेगा। हम खुद इससे मुसीबत में महरूम होते हैं। हमारे दरिया, हम ही महरूम, हमें पानी, हम नहीं चाहते उनके पानी को बंद करें। हम कहते हैं मगर हमारा भी तो हक है, हम भी तो हकदार हैं इस पानी के। वही सिर्फ नहीं है, हम हैं हकदार। हम कोई प्रोजेक्ट नहीं बना सकते, उनसे पूछना पड़ता है आप बिजली से महरूम है या नहीं है, बताइए। बहुत कम बिजली आपके पास है और इतने बड़े दरिया हैं जिसपे हम बिजली पैदा कर सकते हैं, हजारों मेगावाट हम पैदा कर सकते हैं। हम कभी महरूम नहीं रह सकते बिजली से, मगर नहीं बना सकते, वो नहीं देते इजाजत, मर हम जा रहे हैं, इसको करना है। फारूक अब्दुल्ला को आपने सुना, सब कुछ है हमारे पास, डरने की कोई जरूरत नहीं है। वो सोचे जिनके पास लगातार चीजों की कमी हो रही है। यहां पर आप देख रहे हैं कुपवाड़ा के जंगल और इन जंगलों में सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है, झरने बह रहे हैं, लेकिन इन जंगलों में कहां आतंकी हो सकते हैं इसकी पूरी पड़ताल की जा रही है, सर्च ऑपरेशन जारी है। लेकिन जो खुजाहट है, जिस तरीके से ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं, जैसे आतंकियों के ठिकानों पर, उनके घरों पर एक्शन हो रहे हैं, कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि एक बड़ी प्लानिंग चल रही है। पहलगाम हमले के बाद से ताबड़तोड़ एक्शन हो रहा है। कश्मीर में सुरक्षा बलों ने 100 से ज्यादा लोग गिरफ्तार किए। गिरफ्तार सभी लोग आतंकवाद के समर्थक और हमदर्द हैं। कुलगाम में 15 जबकि पुलवामा में 14 गिरफ्तारियां हो गई। इन लोगों पर पब्लिक सेफ्टी एक्ट के तहत कार्रवाई हुई है और कश्मीर में 9 आतंकवादियों के घर जमींदोज कर दिए गए हैं। आतंकियों को ढूंढने के लिए जंगलों में सर्च ऑपरेशन चल रहा है। दावा यह किया जा रहा है सुरक्षा बलों के टारगेट पर विदेशी आतंकवादी हैं। आईएसआई की मदद से कश्मीर में विदेशी आतंकी घुसपैठ कर रहे हैं। पाकिस्तानी सेना की मदद से सीमा पर घुसपैठ हो रही है। अब सुरक्षा बल आतंकियों के लोकल नेटवर्क को तोड़ने में जुटे हैं। 2024 से अब तक 68 आतंकी मारे गए, जिनमें 42 विदेशी थे और ज्यादातर आतंकवादी एलओसी पर घुसपैठ करके कश्मीर पहुंचे थे। तो ये एक जो जानकारियां हैं, इसी को ट्रैक करके जो हमारे सुरक्षा बल आगे बढ़ रहे हैं। कश्मीर में स्थानीय आतंकियों की जो संख्या 10 से कम हो गई है। इसमें लश्कर-ए-तैयबा, जैश-ए-मोहम्मद, टीआरएफ के आतंकी शामिल हैं। फिलहाल सुरक्षा बल एक-एक आतंकी का हिसाब करने में जुटे हैं और उन्हें तलाशा जा रहा है, ढूंढा जा रहा है। चलिए, हमारे सहयोगी अरावत जब गुलमर्ग पहुंचे, वहां पर सेना का सर्च अभियान जारी था। क्या देखा उन्होंने, रिपोर्ट के जरिए आप भी देखिए। इस वक्त हम मौजूद है गुलमर्ग फॉरेस्ट में और लगातार हम देख रहे हैं किस तरह से यहाँ पर बीएसएफ के जवान जो है चौकसी बरते हुए हैं और लगातार पूरी इस फॉरेस्ट एरिया को जो है वो सैनिटाइज कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर पुलिस, सीआरपीएफ, बीएसएफ, जहाँ हम देख रहे हैं किस तरह से अलग अलग लोकेशंस पर पूरे कश्मीर घाटी की अगर हम बात करें, जो ऑपरेशन अभी चल रहे हैं, आतंकियों की तलाशी बड़े पैमाने पर चल रही है। और यहाँ पर फिरदौस आपको विजुअल दिखा रहा है किस तरह से यहाँ पर जो है फॉरेस्ट में जो है ऑपरेशन को चलाया जा रहा है।
लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वेपन्स के साथ साथ इन घने जंगलों में जो है ऑपरेशन को अब चलाया जा रहा है। लगातार आप देख रहे हो किस तरह से पूरे एरिया की अगर हम बात करें जिसको अंडर ऑब्जर्वेशन रखा जा रहा है, और लगातार हमने देखा पिछले कई दिनों से इसी तरह के ऑपरेशन जो है कश्मीर घाटी के अलग अलग हिस्सों में जो है रख रहे हैं। जम्मू कश्मीर पुलिस की बात करें या BSF की बात करें, ऐसे कुछ सेंसिटिव स्पॉट्स हैं जिनको मॉनिटर करने की जरूरत है। तो भुखमरी के कगार पर पहुंच चुका पाकिस्तान मान नहीं रहा, बाज नहीं आ रहा, और लश्कर तैयबा का जो प्रमुख है वो वहां पर भर्तियां चला रहा है। आप समझ सकते हैं कि देश किस रास्ते जा रहा है, पाकिस्तान गर्त में जा रहा है, बावजूद इसके जो ऐंठन है उसकी कम नहीं हो रही है। चलिए हम आपको बताते हैं कि किस तरीके से पहलगाम हमले में लश्कर का नाम सामने आया था। आपको भी याद होगा, लश्कर के संगठन TRF ने हमले की जिम्मेदारी ली थी। दावा हुआ था कि हाफिज सईद ने यह हमला करवाया है, इसलिए हाफिज भारत का टारगेट नंबर 1 है। ISI लगातार पाक में उसका ठिकाना बदलवा रही है। खबर यह है कि उसे सेना की छावनी में शिफ्ट कर दिया गया। हमले के खौफ में लश्कर ने बड़े स्तर पर भर्तियां शुरू कर दी हैं और भर्ती की कमान सीधे तलहा सईद ने संभाल ली है। तलहा सईद आतंकी हाफिज सईद का बड़ा बेटा है। उसने अपने सभी गुर्गों को भर्ती के लिए जुटा दिया है। दावा यह है कि ISI के इशारे पर लश्कर ने ये भर्तियां निकाली। तलहा ने करीबी कमांडरों के साथ सीक्रेट मीटिंग की है। इसमें पुराने नेटवर्क को सक्रिय करने के आदेश भी दे दिए गए हैं। फिलहाल भारतीय हमले के खौफ में लश्कर डर गया है, उसने भर्तियां शुरू कर दी है। चलिए इसके बाद मैं आपको बताता हूं कि जो तैयारी चल रही है लश्कर तैयबा की तरफ से वो कैसी हो रही है। लेकिन उस बीच में एक तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं। यहां पर पाक आर्मी में सैनिकों की कमी है और ग्रामीणों को वहां पर POK में ट्रेनिंग दी जा रही है। ये देखिए, ये तस्वीर उसके बाद अगली तस्वीर जहां POK में बच्चों को ट्रेनिंग दी जा रही है। इन्हें ढाल की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है कि जब भारतीय सैनिक हमला करेंगे तो बचने के क्या उपाय हो सकते हैं, कहां छिपना है, कैसे अपने आप को दुरुस्त रखना है, अगर मेडिकल इमरजेंसी की जरूरत पड़ी तो कैसे प्राथमिक उपचार करना है, फर्स्ट एड कैसे करना है, ये सारी चीजें जो है वो बताई जा रही हैं। चलिए इसके बाद किस तरीके से जो पाकिस्तान है अपनी ढाल बना रहा है, और सबसे बड़ी बात कि जो POK में जो लोग हैं उन्हें किस तरह से मूर्ख बना रहा है। भारतीय हमले की दहशत में पूरा पाकिस्तान परेशान है। सबसे ज्यादा जो हलचल है इस समय POK में हो रही है। पाक सेना यहां लोगों के बीच शेल्टर बनाना चाहती है। POK के मासूम बच्चों को इमरजेंसी की ट्रेनिंग दी जा रही है। यहां के 1000 के करीब मदरसों को बंद करवा दिया गया है। यहीं के बच्चों को पाकिस्तानी सेना प्रशिक्षण दे रही है। जंग की स्थिति में घायलों की मरहम पट्टी सिखाई जा रही है। स्ट्रेचर पर मरीजों को ले जाने की ट्रेनिंग दी जा रही है। इसके अलावा आग को कैसे बुझाया जाए इसकी ट्रेनिंग हो रही है। खबर तो यह भी है कि गोली चलाने तक की ट्रेनिंग हो रही है वहां पर। यानी कि पाक सेना बच्चों को ह्यूमन शील्ड बनाना चाहती है। POK में होटल, मैरिज हॉल तक सब खाली करा दिए गए हैं। रिहायशी इलाकों के बीच पाक सेना अपना ठिकाना बना रही है और इसकी वजह से भारत को टारगेट करना मुश्किल हो जाएगा। यानी कि पाकिस्तानी सेना POK के लोगों को ढाल बनाना चाहती है और बनाने की कोशिश कर रही है। चलिए कर्नल TP त्यागी को सुनते हैं, उन्होंने किस तरीके से इस पूरे मसले को देखा। POK में जो पाकिस्तान ढाल बना रहा है उस ढाल को छेदने और भेदने की क्या चीजें हो सकती हैं, सुनिए। पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में करीब 1000 मदरसे हैं जिसमें विस्थापित बच्चों को, यतीम बच्चों को, गरीब बच्चों को जिहाद के नाम पे फिदाइन बनने की ट्रेनिंग दी जाती है। अब उनको खाली करा लिया गया है। वहाँ पे फौज के ठिकाने या पुलिस के ठिकाने बनाए जा रहे हैं। वहाँ के आम युवाओं को गोली चलाना सिखाया जा रहा है और वहाँ के होटलों को, मैरिज हॉल्स को खाली करा लिया गया है जिनमें सेना की ठिकाने स्थापित करने की तैयारी चल रही है। यानी कि हिंदुस्तान का डर इस कदर सर चढ़कर बोल रहा है कि अब POK के लोगों को पाकिस्तान की आर्मी ह्यूमन शील्ड बनाना चाहती है। ठीक उसी तरह जैसे गाजा में हमास ने पैलेस्टीनियंस को ह्यूमन शील्ड बनाया था। यानी स्थिति अब ये हो गई है कि मरता क्या ना करता। तो पाकिस्तान खुद परेशान है, लेकिन उसकी परेशानी यहां कम नहीं होती। पाकिस्तानी सेना की परेशानियां बढ़ गई। यहां पर खबर यह आई कि पाकिस्तान के एक शहर पर कब्जा हो गया। अब यह तस्वीर ऐसा रखिए तो किस तरीके से जो स्थिति है वो बदलती जा रही है पाकिस्तान के लिए। और पाकिस्तानी सैन्य बलों के काफिले पर हथियारबंद लोगों ने जानलेवा हमला किया। अभी तक ना कल
रास्ता अभी तक बंद है, गाड़ियाँ सारा खड़े, अभी तक नाका लगा हुआ है। तो जो बलूच विद्रोही हैं उसने शहर पर कब्जा कर लिया और किस तरीके से पूरी तनकर हथियारों के साथ घरों पर खड़े हैं, ये आपको तस्वीरें दिखाते हैं। ये वो बलूच जो सैनिक है यहां पर दिखता है और ये घर की छत पर खड़ा है और किस तरीके से यहां पर इसकी तस्वीरें आई हैं। और बलूच विद्रोही मंगोचर शहर बलूचिस्तान का, जहां पर यह कब्जा कर लिया गया है। चलिए इसके बाद की तस्वीरें मैं आपको दिखाऊं। बलोच लड़ाकों ने बस पर किया कब्जा। यहां आने जाने वालों की पड़ताल तो कर रहे हैं, लेकिन किस तरीके से एक एक उस स्पॉट को, उस जगह को चिन्हित करके लगातार कब्जा जमाया जा रहा है। जो यात्री हैं उनकी आईडी कार्ड चेक की जा रही है और बस पर कब्जा कर लिया गया है। तो क्या सवाल ये है कि जंग से पहले पाकिस्तान हार गया है, क्या उसके टुकड़े हो गए हैं? फिलहाल तस्वीरें कुछ ऐसा ही बयां कर रही हैं। तो सवाल यही पैदा होता है कि क्या पाकिस्तान हार चुका है, पाकिस्तान के टुकड़े हो चुके हैं? बलूच जो चाह रहे हैं अपने मंसूबों में, क्या वो कामयाब हो गए? देखते हैं। पाकिस्तान भारत से युद्ध की तैयारी कर रहा है, दूसरी तरफ बलूचों ने कब्जा शुरू कर दिया। बलूच विद्रोहियों ने मंगोचर शहर पर कब्जा किया और यह शहर बलूचिस्तान के कलात जिले में है। यहाँ कई सरकारी दफ्तर बलूचों ने कब्जे में ले लिए हैं। दावा है कि शुक्रवार की रात में बलूचों ने कब्जा किया था। पूरे शहर में बलूच विद्रोही गश्त करते नजर आए। बलूच विद्रोहियों ने क्वेटा कराची हाईवे भी रोक दिया। यहां से गुजरने वाले जितने भी वाहन थे उनकी तलाशी ली। न्यायिक भवन, बैंक से जुड़ी इमारतें जला दी गईं। बलूच विद्रोहियों ने सेना शिविर पर अटैक भी किया और यह खबर पाकिस्तान की मीडिया में प्रकाशित हुई। फिलहाल बलूचों से पाकिस्तान सेना में हड़कंप है, लेकिन बावजूद इसके जो चीजें हैं कि एक जो सैनिक है, पूर्व सैनिक है, उन्होंने भी, भारतीय सैनिक ने मन बनाया है कि किस तरीके से हम पूरी दृढ़ता के साथ लड़ने को तैयार हैं। अभी भी हम में पूरा दम है। सुनिए। मैं 1971 लड़ाई का एक वेटरन हूँ। बैटल ऑफ गरीबपुर हमने लड़ी है और लड़ाई में देखा है कि तजर्बा काम करता है, उम्र काम नहीं करती। तो अब भी चाहे मेरी उम्र 70 साल 75 साल की हो गई है, मगर जज्बा वही है। क्योंकि चिट्ठी इसलिए लिखी कि लड़ाई में पहले दूसरे दिन ही इस बार आर पार की लड़ाई होगी तो उसमें कैजुअल्टी बहुत होंगी, उसमें नए रिक्रूट करेंगे तो बहुत टाइम लगेगा। इसलिए हम उसके लिए वॉलंटियर करेंगे तभी काम बनेगा, क्योंकि इसकी कमी हम ही पूरा कर सकते हैं। वेटरन जिस भी पोस्ट पर जहां भी मेरे को भेजना चाहे मैं जाने के तैयार हूं, लड़ाई के अगले मोर्चे पर जाने के तैयार हूं। और जो मैंने तजर्बा हासिल किया था लड़ाई में, वो वहां पर प्रैक्टिकली मैं लाने को कर रहा हूं। मैंने चिट्ठी लिखी है आर्मी चीफ को कि मेरी सर्विसेज इमीडिएटली, चाहे मुझे जहां मर्जी तैनात कर दिया जाए, मैं किसी से पीछे नहीं रहूँगा। जज्बा काम करता है। फौज में कोई रिटायर नहीं होता, सोल्जर कभी रिटायर नहीं होता, वेटरन हो जाता है। जब ज़रूरत पड़े तो हम अपने जान भी इसके लिए देने को तैयार हैं। और मैं ये चिट्ठी इस जज्बे से लिखी है कि मुझे कोई इमीडिएटली चला जाए, इससे पहले कि कैजुअल्टी हो, लड़ाई चालू हो जाए, हम जाकर वहाँ पर डट जाएं। तो रिटायर्ड कर्नल का जोश है हाई और इनके साथ हमारा भी उत्साह काफी बढ़ जाता। हर भारतीय का सीना चौड़ा हो जाता और सभी युद्ध के लिए बिल्कुल तैयार हैं, अंत तक मुकाबला करेंगे। लेकिन आपको दिखाते हैं कि कश्मीर में किस तरह से जो वादियां हैं, फिर से वहां सैलानी आने लगे हैं और जो सैलानी हैं शिकारे का मजा ले रहे हैं। वहां पर आप देख पा रहे हैं ये डल झील है और डल झील में जो लोग हैं, सैलानी हैं, यहां पर आपको नजर आएंगे। इसके बाद की जो तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं, ये तस्वीरें जब आप देखेंगे, यहां पर फारूक अब्दुल्ला पहुंचे हैं खासकर सैलानियों से मुलाकात करने, उनका हाल जानने और कश्मीर में उन्हें कैसा लग रहा है, श्रीनगर में कैसा लग रहा है, ये बातें वो जानने के लिए यहां पर पहुंचे। चलिए इसके बाद मैं आपको तस्वीरें दिखा रहा हूं कि पाकिस्तान में चर्चा चल रही है। पाकिस्तान में किसकी चर्चा चल सकती है? यहां पर राहुल गांधी जो है, कांग्रेस की बात हम कर रहे हैं। कांग्रेस जो है अभी भी राजनीति करने से बाज नहीं आ रही और ऐसे मसले पर भी बीच बीच में कांग्रेस की तरफ से जो रिएक्शन आते हैं वो बताते हैं। लेकिन अगली तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं, यहां पर पाकिस्तानी मीडिया में एक चेहरा छाया हुआ है। वो चेहरा कौन है? कांग्रेस से, कांग्रेस कोटे से पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री चन्नी, जिनकी चर्चा यहां पर काफी हो रही है। लेकिन क्यों हो रही है आप ये समझ पाएंगे। तो चन्नी की चर्चा
चर्चा इसलिए हो रही है कि उन्होंने चन्नी जैसा ही बयान दिया है। अब जरा देखिए, पहलगाम हमले के बाद से देश में गुस्सा है। भारत सरकार सैनिक एक्शन की तैयारी में है और ऐसे मौके पर भी कांग्रेस सियासत में पीछे नहीं है। कांग्रेस ने 2016 के सर्जिकल स्ट्राइक पर ही सवाल खड़े कर दिए। पंजाब के पूर्व सीएम चरणजीत सिंह चन्नी ने यह सवाल उठाए। चरणजीत चन्नी ने कहा, हमारे देश में अगर कोई बम गिरे तो पता नहीं चलेगा। यह सवाल चन्नी ने पूछा। कहते हैं कि हमने पाकिस्तान में सर्जिकल स्ट्राइक की। चन्नी कहते हैं कि कुछ नहीं हुआ। इसके बाद कहीं नहीं दिखा सर्जिकल स्ट्राइक। ये चन्नी की बात हम आपको बता रहे हैं। उन्होंने कहा कि किसी को पता भी नहीं चला। आज देश के लोगों को जख्मों पर मरहम की जरूरत है। हम मांग करते हैं कि सरकार कुछ करे और देश को बताए कि ये हमले किसने किए। उन्होंने आगे कहा कि 10 दिन बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। पाकिस्तानियों का वीजा रद्द करने से कुछ नहीं होने वाला। सिंधु जल समझौता खत्म करने का कोई मतलब नहीं है। चन्नी कांग्रेस आलाकमान से मुलाकात के बाद ये सारी चीजें बोल रहे थे। उन्होंने ये बयान कांग्रेस कार्य समिति की बैठक के बाद दिया। इसके बाद बयान से तमाम सवाल खड़े हो गए। सवाल ये कि क्या चन्नी ने खुद ये बयान दिया था या कांग्रेस आलाकमान ने बयान दिलवाया था। चन्नी के इस बयान के बीजेपी ने काफी तीखी प्रतिक्रिया दी। बीजेपी की तरफ से कांग्रेस पर चौतरफा हमले हो रहे हैं। मनजिंदर सिरसा ने कहा कि कांग्रेस नेता गद्दारी कर रहे हैं। कांग्रेस के लोग पाकिस्तान की भाषा बोल रहे हैं। वो कभी पाक की भाषा बोलते हैं, कभी चीन की भाषा बोलते हैं। कांग्रेस कभी देश के प्रति वफादार नहीं थी और न होगी। संबित पात्रा ने कहा कि चन्नी ने यह बयान सीडब्ल्यूसी बैठक के बाद दिया। बैठक के अंदर कुछ और प्रस्ताव पास हुए, बाहर चन्नी ने कुछ और कहा। साफ है कि वो कांग्रेस कार्य समिति नहीं बल्कि पाकिस्तान कार्य समिति है। कांग्रेस पाकिस्तानी सेना और आतंकवादियों को ऑक्सीजन दे रही है। तो ये बातें आमने सामने की हो रही थी चन्नी ने जो कहा। चलिए अब चरणजीत चन्नी की बात सुनिए और संबित पात्रा का जवाब सुनिए। हमारे देश में आकर कोई बम गिरे पता नहीं चलेगा। कहते जी पाकिस्तान में हमने सर्जिकल स्ट्राइक किए थे, कोई कुछ नहीं हुआ, कहीं नहीं दिखे सर्जिकल स्ट्राइक, किसी को नहीं पता चला। पाक सबूत मांगते हैं क्या आप? अरे मैं तो हमेशा मांगता रहा हूं भैया, लेकिन आज देश के लोगों के जरूरत है उनके जख्मों पे मल्लम लगाने की। हम डिमांड करते हैं कि भैया कुछ करो, बताओ देश को कौन है आदमी और उनको सजा दो। बॉर्डरिंग स्टेट के पूर्व मुख्यमंत्री, वर्तमान के सांसद और उनके एक बहुत बड़े नेता चन्नी साहब पैरेलल प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और पैरेलल प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहेंगे कि 2019 में पुलवामा के समय भारत की सेना ने, भारत की वायुसेना ने जो सर्जिकल स्ट्राइक पाकिस्तान के ऊपर किया था वो गलत था, वो हुआ ही नहीं था। कांग्रेस कोई भी ऐसा अवसर, कोई भी ऐसी कसर क्यों नहीं बाकी छोड़ती जिसमें पाकिस्तान की सेना और पाकिस्तान के सरकार को, पाकिस्तान के आतंकवादियों को ऑक्सीजन सप्लाई जहां होता हो। ये बाहर से सीडब्ल्यूसी है और अंदर से पीडब्ल्यूसी है। बाहर से कांग्रेस वर्किंग कमेटी है और अंदर से देखा जाए तो पाकिस्तान वर्किंग कमेटी है। तो बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस राजनीति से बाज नहीं आ रही है, लेकिन सिद्धारमैया सरकार के मंत्री जहीर खान जो हैं वो ये कह रहे हैं कि हम फिदायीन बनने को तैयार हैं, लड़ने को तैयार हैं। यहां पर उन्होंने साफ तौर पर कहा कि अगर नरेंद्र मोदी, अमित शाह अगर कह दें तो बम बांध कर जाएंगे और पाकिस्तान को उड़ा देंगे। तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं। यह जमीर अहमद खान है जो कि फिदायीन बनने की बात कह रहे हैं कि अकेले ही जाएंगे और धमाका कर पाकिस्तान को उड़ाएंगे। ವಿ ಆರ್ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್, ವಿ ಆರ್ ಹಿಂದೂಸ್ತಾನಿ. ನಮಗೂ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲ, ನಮಗೂ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಿಗೆ ಯಾವ ಸಂಬಂಧನೂ ಇಲ್ಲ. ಯುದ್ಧ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ರೆಡಿ. ಅದಕ್ಕೆ ನನಗೆ तो सवाल है कि क्या सही में ये निर्णय है या फिर पॉलिटिकल माइलेज लेने के लिए सारी बातें कही जा रही हैं। जरा देखते हैं। एक तरफ कांग्रेस के दिग्गज सरकार पर सवाल उठा रहे हैं, दूसरी तरफ कर्नाटक सरकार के मंत्री युद्ध का ऐलान कर रहे हैं। सिद्धारमैया सरकार में मंत्री जमीर अहमद खान ने एक बड़ा बयान दे दिया। खान ने कहा कि पाकिस्तान के खिलाफ वो युद्ध में जाने को तैयार है। अगर मोदी और अमित शाह बोल दें तो वो फिदायीन बनने को तैयार है। वे बंद बांध कर पाकिस्तान जाएंगे, वहां सबको उड़ा देंगे। पाकिस्तान दुश्मन है, उससे हमारा कोई भी रिश्ता नहीं है। अगर युद्ध होता है तो मैं तैयार हूं, मैं मजाक नहीं कर रहा। उन्होंने कहा कि वो देश के लिए अपनी जान कुर्बान करने को तैयार हैं। जमीर अहमद खान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ये बातें कही और इस दौरान जमीर अहमद खान पूरे जोश में नजर आ रहे थे।
तो खान साहब जो भी कह रहे थे सीना ठोक कर कह रहे थे। जमीर अहमद खान सिद्धारमैया सरकार में केंद्रीय आवास मंत्री हैं और जमीर अहमद खान के पास अल्पसंख्यक कल्याण मंत्रालय भी है। लेकिन सुनना जरूरी है एक बार फिर से कि जो सिद्धारमैया है और किस तरीके से उन्होंने अपनी बातें कही कि बम बांध कर जाएंगे, हमला कर देंगे, पाकिस्तान को उड़ा देंगे। नरेंद्र मोदी और अमित शाह को अगर प्रधानमंत्री मोदी, गृह मंत्री अमित शाह उन्हें अनुमति देते हैं तो वह पाकिस्तान के खिलाफ युद्ध में जाने के लिए तैयार हैं। वह आत्मघाती हमलावर भी बन सकते हैं। हम भारतीय हैं, हम हिंदुस्तानी हैं। पाकिस्तान के साथ हमारा कोई भी रिश्ता नहीं है। अगर कोई युद्ध होता है तो मैं तैयार हूँ। मैं ये मजाक नहीं कर रहा हूँ। मैं अल्लाह की कसम खाता हूँ, मैं अपनी पीठ पर हथियार बांधूंगा और पाकिस्तान में जाकर फट जाऊंगा। तो ये भारत की बात है, लेकिन एक तस्वीर मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। लगातार सीज फायर का उल्लंघन पाकिस्तान की तरफ से हो रहा है, चौकियों से फायरिंग चल रही है और ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं जहां पर लगातार 9वें दिन भी फायरिंग जारी है। पाक की तरफ से सीज फायर का उल्लंघन हो रहा है। तो सीज फायर का उल्लंघन और इस बीच में देश की हालात के बारे में और भी बात करने को लेकर उमर अब्दुल्ला पहुंचते हैं प्रधानमंत्री के पास और उनके बीच में तकरीबन 30 मिनट की बातचीत होती है और कश्मीर के हालात पर विशेष तौर पर प्रधानमंत्री से चर्चा करते हैं। तो चलिए मैं आपको अब बताने जा रहा हूं कि किस तरीके से ये बात राजनीति सीज फायर से निकलती हुई पाकिस्तान की तरफ इशारा कर रही है। तो पाकिस्तान को पिटाई का डर सता रहा है। उसे समझ में आ गया है कि कार्रवाई होगी, भारतीय सेना कभी भी कार्रवाई कर सकती है। प्रधानमंत्री मोदी ने आज भी साफ इशारा किया। ऐसे में पाक इससे बचने की भरसक कोशिश में जुटा है। पिछले 9 दिन से पाकिस्तान एलओसी पर गोलीबारी कर रहा है। पाकिस्तान लगातार छोटे बड़े हथियारों से फायरिंग करता ही जा रहा है। शुक्रवार देर रात पाकिस्तान ने छोटे हथियारों से फायरिंग की और पिछले 9 दिन में पाकिस्तान ने कई इलाकों को निशाना बनाया। कौन कौन से इलाके थे? पुंछ, उरी, नौशेरा, अखनूर, कुपवाड़ा, बारामूला। तो 2025 में अब तक पाक ने 15 बार सीज फायर का उल्लंघन किया है। पाकिस्तान की फायरिंग का भारतीय सेना मुंहतोड़ जवाब दे रही है। दरअसल पाक की सेना 2 वजहों से सीमा पर फायरिंग करती है। पाकिस्तान आतंकियों को भारत में घुसपैठ के लिए कवर फायर देता है ताकि दोनों तरफ से फायरिंग की आड़ में आतंकवादी भारत में घुस पाएं। चलिए मैं आपको बताता हूं कि किस तरीके से ये बातें अब पाकिस्तान की तरफ जा रही हैं और वो पूरी तरह से धराशायी हो चुका है। लेकिन अगले क्षण की तरफ चलते हैं। अगली खबर है कि सीओ अनुज चौधरी पर गाज गिर गई। अनुज चौधरी को आप सभी जानते हैं। संभल हिंसा के बाद अनुज चौधरी फोकस में आए थे और अनुज चौधरी की तस्वीरें आपने देखा कि किस तरीके से गदा लेकर वो चले। उसके बाद जो सीओ अनुज चौधरी पर किस तरीके से गाज गिरी है और मैं आपको बताता हूं। संभल के सीओ अनुज चौधरी का जो है ट्रांसफर हो गया। अनुज चौधरी को संभल के चंदौसी भेजा गया है। आलोक भाटी को संभल का एक नया सीओ बना दिया गया। अनुज चौधरी ने होली से पहले बयान दिया था। होली साल में एक बार आती है, जुमे की नमाज 52 बार होती है, ये उन्होंने कहा था। रंगों से किसी को ऐतराज नहीं तो उन्हें घर से नहीं निकलना चाहिए। और इस बयान के बाद सीओ अनुज चौधरी काफी चर्चा में थे। कई राजनीतिक दलों ने बयान पर आपत्ति जताई। पूर्व आईपीएस अमिताभ ठाकुर ने अनुज चौधरी की शिकायत की जांच के बाद अनुज चौधरी को क्लीन चिट भी दे दी। अमिताभ ठाकुर ने क्लीन चिट देने पर सवाल उठा दिए, कहा कि उन्हें अपनी बात रखने का मौका ही नहीं दिया गया। इसके बाद मामले की फिर से जांच का निर्णय लिया गया। इस बीच अनुज चौधरी का संभल से ट्रांसफर कर दिया गया। सीओ अनुज चौधरी को जिले से बाहर नहीं भेजा गया। सीओ अनुज चौधरी अपनी दबंग छवि के लिए जाने जाते हैं। लंबी चौड़ी कदकाठी और बेधड़क अंदाज के लिए काफी फेमस है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कुश्ती में कई मेडल जीत चुके हैं और 2005 में अर्जुन अवार्ड से सम्मानित भी किया गया। 2012 में खेल कोटे से डिप्टी एसपी बना दिए गए। चलिए मैं आपको बताता हूं कि ये एक बड़ी खबर थी। तो ये भारत की बात में आज के लिए बस इतना ही। आप जहां भी रहें मस्त रहें, तंदुरुस्त रहें, अपनों के साथ रहें और हां, रिपब्लिक भारत जरूर देखते रहें। जय हिंद। आधे बाउल दही में 4 चम्मच MDH चटनी पुदीना मसाला डाला, स्टर करो। पुदीना